आज की हमारी ये जो साइंस की सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक है अगेन बायोलॉजी से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। मैं प्रीतम चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जो बात करेंगे वो हमारे एनसीईआरटी के अंदर आनुवांशिकी और जेनेटिक्स से संबंधित जो भी हमारी चीजें हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेंडलवाद क्या होता है, मेंडलिज्म क्या होता है, और मटर के पौधे को ही कैसे लिया, और मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि आनुवांशिकी से संबंधित जो 3 नियम हैं उनको हम डिटेल के अंदर समझेंगे, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो हम स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आनुवांशिकी है क्या। देखिए, जेनेटिक्स जो है ये विज्ञान की वो शाखा है, विज्ञान की वो ब्रांच है जिसके अंदर आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों चीजों को यानी कि हेरेडिटी एंड वेरिएशंस दोनों को मिलाकर के एक साथ स्टडी किया जाता है, एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर किसको स्टडी किया हमने? एक तो करते हैं आनुवंशिकता को, मतलब हेरेडिटी। दूसरा है आपका विभिन्नता यानी कि वेरिएशन। तो आनुवंशिकता क्या? गुणों की आनुवंशिकता, विभिन्न ट्रेट्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्नताएं यानी कि एक ही जाति के जीव होते हुए भी वो जीव क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन दोनों का ही जो मिश्रण है, इन दोनों का ही जो सम्मिश्र रूप है, वो मिलकर के क्या बनाता है, आपका कंप्लीट जेनेटिक्स बनाता है। अगर हम बात करें कि जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, तो जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था बेटसन ने। वो भी कब? 1905 में। 1905 में बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द बताया था। और इसी प्रकार से एक शब्द जो यहाँ पे आया है हेरेडिटी, तो हेरेडिटी शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि हेरेडिटी के बारे में बताया था स्पेंसर ने। स्पेंसर ने इनके बारे में बताया था 1863 के अंदर, यानी कि 1863 के अंदर। तो हमने एक बेसिक सा आइडिया समझा कि जेनेटिक्स है क्या और जेनेटिक्स के, देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जेनेटिक्स शब्द या जेनेटिक्स की जो है परिभाषा किसने दी थी? बेटसन ने दी थी 1905 में। और हेरेडिटी की किसने दी थी? अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि सिर्फ हेरेडिटी किसको बोलते हैं और जेनेटिक्स क्या है। तो आपको यहां से दिख रहा है कि जेनेटिक्स के अंदर आ जाती है हेरेडिटी। हेरेडिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि वंशानुगत तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिन जिन गुणों को संचारण होता है, जिन जिन गुणों का ट्रांसमिशन होता है, उस चीज को बोलते हैं हेरेडिटी। यानी कि फादर से सन और डॉटर के अंदर जो गुण आएंगे, तो वो जो चीज कहलाती है वो कहलाती है आपकी हेरेडिटी। एक आपका नेक्स्ट आता है पॉइंट कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। देखिए सिंपल है, अभी मैं आप लोगों को जेनेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उन पे ही बात कर रही हूँ, ताकि इसके बाद में हम जब डेप्थ में चलेंगे तो थोड़ा हमारा और ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होता तो और अच्छे से क्लियर होती हैं चीजें। आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। अब एक सीधी सा एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है
कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो फिर एक ही जाति के जो सजीव होते हैं वो भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आप लोग भी सोचिए साथ में कि एक ही जाति के जो सजीव होते हैं, एक ही जाति मतलब जैसे कि डॉग्स की एक प्रजाति है, कैट्स की एक प्रजाति है, मनुष्यों की प्रजाति है, तो एक ही प्रजाति के जो सजीव होते हैं उनके अंदर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है जब लैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस दौरान जीन विनिमय होता है, मतलब जीन क्रॉस ओवर, और इस जीन विनिमय से, इस जीन क्रॉसओवर से क्या होता है, एक नए प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि पूर्वगामी जो पीढ़ी होती है उससे कुछ उसको डिफरेंशिएट कर देता है। तो एक ही प्रकार की प्रजाति के अंदर सजीवों में भिन्नता का कारण है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सजीवों में भिन्नता का कारण होगा लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय होना, यानी कि जीन क्रॉसओवर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉज ऑफ जो विभिन्नताओं का, वेरिएशंस का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो ये हमने कुछ बेसिक की बात कर ली यहाँ पे जेनेटिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हमारा जो कोर टॉपिक है जेनेटिक्स का, उस पे बात कर लेते हैं। मेंडलवाद या मेंडलिज्म जिसको बोलते हैं। मेंडलवाद क्या है? मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और इन्होंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत अच्छे से सबसे पहले जो जेनेटिक्स से रिलेटेड खोज की थी, 7 वर्षों तक लगातार इन्होंने जो खोज की थी, अपना अध्ययन किया था, और उसके पश्चात इन्होंने जेनेटिक्स से संबंधित, अनुवांशिकता से संबंधित नियम दिए थे। उन नियमों को, उन सभी को मिलाकर के कहा जाता है मेंडलवाद, यानी कि अनुवांशिकता, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के क्षेत्र में मेंडल के द्वारा दिए गए नियम और उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिलाकर के मेंडलवाद कहा जाता है। अब इनके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इनके बारे में जैसे कि हमारे टॉपिक आता है, कोई भी कंपटीशन, हायर कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें, कि प्रोमिनेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में एक सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ होता है कि मुख्य जो वैज्ञानिक हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लें। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, तो ऑस्ट्रिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया के अंदर सिलिसियन नाम का एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। हालांकि इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र में की, दर्शन शास्त्र में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके पश्चात ये एक पादरी बन गए, यानी कि फादर बन गए, किसमें, ब्रून शहर में। और ब्रून के अंदर, ब्रून शहर में जहाँ पे ये पादरी थे, वहां पे चर्च में रहते हुए उस चर्च का जो गार्डन था वहां पे इन्होंने जो उद्यान मटर, यानी कि जो गार्डन के अंदर जो पी उगाया जा सकता है, मटर उगाया जा सकता है, उसके ऊपर इन्होंने 7 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के संकरण प्रयोग किए, हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए इन्होंने 7 वर्षों तक। और फिर उसके पश्चात उन्होंने अपनी जो परिणाम थे, जो आउटकम्स थे इनके अध्ययन के, उन आउटकम्स को इन्होंने ब्रून
सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये वहां पे एक संस्था थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वहां पर जाकर के इन्होंने अपने अध्ययन का जो आउटकम था वो वहां पे प्रस्तुत किया बाकी लोगों के सामने, और इस पे चर्चा हुई। और बाद में कालांतर में, हालांकि इनका जो अध्ययन था उसके ऊपर तुरंत ही जो परिणाम थे उनको मान्यता नहीं मिली थी। इनकी मृत्यु के पश्चात दोबारा से इन्होंने जो स्टडी की थी उसको रीस्टडी किया गया, और रीस्टडी करके फिर उसके बाद में इनके परिणामों के आधार पे जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित नियम जो हैं उनका ढंग से फॉलो अप किया गया, उनको बनाया गया, उनकी व्याख्याएं की गई थी। तो ये सब हमने पढ़ा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमें ये आता है समझ में कि ऐसी क्या कारण थे, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं सफल हुए। क्योंकि बाकी लोगों ने भी रिसर्च की होगी, लेकिन इन्होंने जो रिसर्च की थी उससे ये इतने सटीक परिणाम कैसे निकल आए इनके। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो है सफलता के जो परिणाम थे वो सटीक रूप से निकलने के तो हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सही पादप उद्यान मटर का चयन किया। ऐसा क्यों है ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि उद्यान मटर में ऐसी क्या खासियत थी कि इनका चयन इसके क्षेत्र में सही साबित हुआ। दूसरा जो कारण है वो ये है कि इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं मचाई, इन्होंने कोई पोच पोच सिचुएशन नहीं ली, इन्होंने बड़े ही आराम से, मैंने कहा था कि 7 वर्षों तक उद्यान मटर यानी कि पाइसन स्टाइवम जिसको बोलते हैं, उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसन स्टाइवम जो है इसकी इन्होंने स्टडी की, और उसमें भी इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से एक बार में एक ही लक्षण, एक बार में एक ही लक्षण के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, और उससे उसका जो कंक्लूजन आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट पे प्रोसीड किया। इससे इनको कोई भी डाउट नहीं रहा, जो जो इन्होंने अध्ययन करके अपने परिणाम निकाले थे उनमें कोई डाउट नहीं था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से किया। तीसरा जो कारण वो है, हम बता सकते हैं कि इन्होंने अपने जो जो इनके पास आंकड़े इकट्ठे होते गए कि इस वाली लक्षण के साथ में, जैसे कि ऊंचे पौधे के साथ में ये परिणाम निकल के आया है, बोने पौधे के साथ में ये आया है, एक लक्षण के साथ में इस प्रकार की F1 पीढ़ी बनी है, 2 प्रकार के लक्षणों को यदि मैं साथ लेके चलूं तो F1 पीढ़ी क्या होगी, F2 पीढ़ी क्या होगी। इन सारे आंकड़ों का इन्होंने साथ में ही क्या किया, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि सांख्यिकी रूप से बहुत अच्छे से इन्होंने अध्ययन करके उसके डेटा को मैथमेटिकल फॉर्म में भी इन्होंने स्टडी किया। तो मुख्य रूप से ये 3 जो कारण थे यही मेंडल की सफलता का पर्याय बने, बेस बने, जिनकी वजह से वो इतने अच्छे तरीके से कंक्लूसिव रूप में आनुवंशिकी के बारे में हम सबको समझा पाए। अब नेक्स्ट जो हम विचार आता है कि मटर का जो पौधा है उसका चयन क्यों सही साबित हुआ। मटर के पौधे का जो चयन है तो देखिए इसके 3-4 कारण हैं।
आप लोगों को वो सारे कारण याद होने चाहिए, क्योंकि जो लोग मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल हर एक पे, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो कोई अन्य एग्जाम हो, उसके अंदर इसका सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में कि निम्नलिखित में से इन इन विशेषताओं के कारण मटर के पौधे का चयन सही हुआ था, या फिर इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है जिसकी जो कि मटर के पौधे का चयन करने के लिए कारक साबित हुई थी, है और नहीं है, दोनों के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उस स्थिति में हमें क्या होना चाहिए, इसकी जो तीनों चारों विशेषताएं हैं वो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक वर्षीय पौधा है, यानी कि एनुअल प्लांट है। इससे क्या होगा, एक वर्षीय पौधा होने से कम समय अवधि में अधिक बार प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर पौधा द्विवर्षीय होता तो 2 साल के अंदर एक बार फसल होती, और उससे क्या होता, जो परिणाम 7 वर्षों में निकले हैं वो 14 वर्ष में जाकर के निकलते। तो एक वर्षीय पौधा होने से कम समय अवधि में ज्यादा प्रयोग किए जा सकते थे। दूसरा, द्विलिंगी जो है पुष्प है इसका, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के 2 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि अगर स्वपरागण की जहां पे जरूरत है, यानी कि मान लीजिए जब मेंडल साहब अपना प्रयोग कर रहे थे तो वो एक ऐसा पौधा जो कि प्योर लाइन वाला हो वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प होने की वजह से वो क्या होगा, वो उसमें करवाएंगे स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन कराने के उनको पूरा एक कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर जो है दोनों स्त्रीकेशर और पुंकेशर दोनों के दोनों उपस्थित हैं। इस वजह से आसानी से स्वपरागण हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। इसी प्रकार से जो पुंकेसर है उसको हटाकर, यानी कि इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है, वो टर्म आपकी होती है कि इमेस्क्युलेशन, विपुंसन। तो क्या बोलेंगे, विपुंसन, इमेस्क्युलेशन। अगर ये कर दिया जाए तो उसके बाद में फ्लावर में एक ही लिंग बचेगा, स्त्रीलिंग। उस स्थिति में कृत्रिम पर परागण, यानी कि कृत्रिम रूप से क्रॉस पोलिनेशन, आप अपनी जो इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के दूसरे गुण के पौधे के साथ में क्या करवा सकते थे, इसका कृत्रिम परागण भी करवा सकते थे। तो दोनों की दोनों सुविधाएं एक ही पौधे के अंदर एट ए टाइम उपलब्ध थी। तो ये दोनों कारक थे। इसके अलावा एक तीसरा जो मुख्य कारण था इस पौधे को लेने का, वो ये कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्रियासी लक्षणों के जोड़े पाए गए। यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स, पेयर्स मिले। अब ये क्या होते हैं, विप्रियासी लक्षणों के जोड़े क्या होते हैं, तो ये आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मटर का जो पौधा है उसमें अगर हम बीज की बात करें, यानी कि
अब बिल्कुल मटर की ही बात करें, मटर के दाने की बात करें, तो वो आपको गोल भी मिलेगा और झुर्रीदार भी मिल सकता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है। साथ में मटर का दाना यदि रंग के आधार पे देखेंगे तो रंग के आधार पे हरा भी मिलेगा और पीला भी मिलेगा। तो इनको बोलते हैं विप्रियासी लक्षणों का जोड़ा, यानी कि एक ही चीज के दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की साथ में उपलब्धता होना। एक पर्टिकुलर मटर का पौधा है, इसके में मटर के अंदर जो दाना है वो गोल और हरा है। दूसरा जो मटर का पौधा है उसका मटर का दाना जो है वो झुर्रीदार और पीला है। तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के विप्रियासी लक्षण कहलाएंगे। तो इस प्रकार के मटर के पौधे में टोटल 7 प्रकार के विप्रियासी लक्षणों के जो है जोड़े मिले। अब इससे क्या होगा, इससे विभिन्न प्रकार के जितने भी पॉसिबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि संकरण है, वो करने के अंदर क्या रहेगी, आसानी रहेगी। बाकी पीछे के 2 गुण तो उपलब्ध हैं ही, साथ में एक ही जगह पे ये सारे गुण भी यदि मिल गए तो इस प्रकार से मटर के पौधे का जो चयन है वो बिल्कुल सही साबित हुआ और उससे बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और कुछ इससे संबंधित जो टर्म्स हैं, आनुवांशिकी से संबंधित जो टर्म्स हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। जैसे कि जीन, जीन क्या होता है, साधारण भाषा में कहें तो जीन वह कारक है जो कि एक पर्टिकुलर गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है, या फिर किसी भी प्रजाति के अंदर एक गुण को उभारने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वो कहलाता है आपका जीन। तो जीन को यदि हम सर जॉनसन की भाषा के अंदर परिभाषित करें, जिन्होंने इसकी शब्द बताया भी था जॉनसन, तो उन्होंने कहा था जीन वो कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। यानी कि जीन वो कारक होता है जो किसी एक लक्षण को, मान लीजिए कि मटर का गोल दाना, तो मटर के गोल दाने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एक उसमें जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। मटर के दाने का हरा रंग, तो उसके लिए भी क्या होगा, एक जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गई जीन के बारे में। दूसरा आता है आपकी एक टर्म आती है युग्म विकल्पी। देखिए युग्म विकल्पी क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं एक जो जीन है, जैसे युग्मज, युग्मज है, तो उसके अंदर क्या होंगे, दो विप्रियासी या युग्मक होंगे और उन दोनों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ होता है जैसे कि एक लक्षण लेके चलते हम, उदाहरण के तौर पे एक लक्षण लिया हमने ऊंचाई, मटर के पौधे की ऊंचाई से संबंधित हमने एक लक्षण ले लिया। अब मटर के पौधे की ऊंचाई एक लक्षण है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होना यानी कि लंबा होना या फिर ऊंचाई कम होना यानी कि बौना होना, ये दो अलग अलग जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये दो अलग अलग क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो यानी कि ऊंचाई के लिए टी यानी कि लंबा पौधा और स्मॉल टी, जिसको मैं डिनोट कर रही हूं कोना पौधा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यानी कि
टी बन गया आपका एक युग्म विकल्पी एलिलोमोर्फ। समझ में आ गया अच्छे से? ये कहलाता है युग्म विकल्पी एलिलोमोर्फ। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि युग्म विकल्पी को क्या होता है, किस प्रकार होता है ऑप्शन के अंदर। इसी प्रकार से ऑप्शन दे करके यहाँ पे मैंने ऊंचाई को ले लिया, तो गोल या झुर्रीदार को लिया जा सकता है। इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है टर्म समयुग्मजी। यानी कि होमोजाइगस। जो होमोजाइगस होता है में क्या होता है, सेम प्रकार के युग्मक होते हैं, युग्मक सेम होंगे यानी कि टी टी। और इसी तरीके से यदि इसका अपोजिट बोले हम विषम युग्मजी, तो उसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं। तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, दोनों अपोजिट टाइप के क्या होंगे, युग्म विकल्पी होंगे। इसमें दो अलग अलग युग्मक होंगे, एक तो बोने के लिए होगा, एक लंबे के लिए होगा। तो ये हो गए हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी हो गए। इसके अलावा संकरण, संकरण क्या होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ में परागण करा करके एक नई संतति को उत्पत्ति करवाना, नई संतति बनाना उससे, इस प्रकार के जो है पेरेंट से। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है, ये भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मोनोहाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में बोले तो हो गया आपका एकल संकरण। इसमें क्या होता है, एक ही लक्षण के यानी कि एक ही प्रकार के लक्षणों का क्या करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि संकरण क्रॉस करवाया जाता है एक ही प्रकार के, एक ही लक्षण को लेकर के। इसी प्रकार से आप लोग खुद बता सकते हैं कि डाइहाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। डाइहाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो लक्षण और बहुसंकरण, बहुसंकरण ये क्या हो गया, द्विसंकरण हो गया आपका। बहुसंकरण में क्या होगा, बहुसंकरण में होगा दो से ज्यादा, दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं, दो से ज्यादा कई हो सकते हैं लक्षणों का संकरण करवाना। जैसे कि पीला और हरा रंग भी हो गया, गोल या झुर्रीदार भी हो गया, फूल की स्थिति एक्सियल है यानी कि साइड वाइज है, या फिर बिल्कुल टर्मिनस है, ऊपर ही ऊपर है, ये तीसरा लक्षण हो गया। साथ में ही जो फली है, मटर की फली है, वो मटर की फली फ्लैट है, सीधी है, फूली हुई है, या फिर कंस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा दो प्रकार की मटर की फली आती है, इस प्रकार से फ्लैट या फिर मटर के दाने के साथ साथ में चिपकी हुई। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड इसको बोलते हैं, फूली हुई। फ्लैट जो है इस प्रकार की होगी। ये ये एक लक्षण हो गया, यानी कि तीन चार लक्षणों का यदि एक साथ में हाइब्रिडाइजेशन संकरण करवाया जाएगा तो वो किस में आएगा, बहुसंकरण के अंदर आ जाएगा। यानी कि एक से ज्यादा दो तीन एक साथ में तीन चार लक्षणों का करवाया जा रहा है तो पॉली हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस उसको बोला जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक मोटे तौर पे हमने बेसिक्स देख लिए हैं कि किस प्रकार से आनुवांशिकी के अंदर जो संकरण है या जो आगे आने वाला है उसमें हम इन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। एक टर्म जो और है वो है टेस्ट क्रॉस या
परीक्षण संकरण, और दूसरी है आपकी बैक क्रॉस या फिर फर्स्ट संकरण। देखिए बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि ये अपने आप में दोनों एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब आप आगे देखेंगे तो F1 PD में बनाऊंगी, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए जब F1 PD के F1 PD के विषम युग्मजी का जब अप्रभावी लक्षण वाले पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो F1 PD का क्रॉस यानी कि ये साइन जो होता है ये को डिनोट करता है, ये संकरण को डिनोट करता है। जब F1 PD के विषम युग्म का यानी कि अगर हम लंबाई के आधार पे ले रहे हैं तो TT का जब क्रॉस यानी कि संकरण करवाया जाएगा अप्रभावी लक्षण के जनक, यानी कि जो पेरेंट पीडी थी उसमें अप्रभावी लक्षण, इनमें से अप्रभावी लक्षण किसको माना जाता है, बोने को माना जाता है। तो यानी कि इसके साथ में यदि संकरण करवाया जाएगा तो इस पर्टिकुलर संकरण को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षण संकरण बोला जाता है। और इसी में एक प्रकार है आगे, जब इसी F1 PD के विषम युग्मजी का संकरण करवाया जाए जनक पीडी के किसी भी लक्षण के साथ, जरूरी नहीं अप्रभावी, यहाँ पे क्या फैक्टर था, यहाँ पे फैक्टर था अप्रभावी लक्षण वाला यानी कि स्मॉल टी ही, लेकिन यहाँ पे किसी भी लक्षण यानी कि चाहो तो आप टी से करवा दो और चाहो तो आप स्मॉल टी से करवा दो, यानी कि लंबाई वाले पौधे से करवा दो चाहे तो आप बोने वाले से करवा दो। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हमने बेसिक्स पढ़ ही लिए हैं, अब हम आते हैं हमारी जो एडवांस है उसके अंदर, यानी कि मेंडल के द्वारा दिए हुए 3 जो अनुवांशिकी के नियम यानी कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की जो श्रेणी है उसमें 3 आते हैं आपके। देखिए कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हम तीनों नियमों को समझेंगे। किताबी जो लैंग्वेज है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एग्जाम में ये आना चाहिए कि आप अपने, यदि लिखने का है तो आप अपनी भाषा के अंदर भी लिख सकते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको समझ के उसका आंसर कर सकते हैं। कितना आसान तरीके से हमें इसको समझना है। तो पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम कहता है कि F1 PD के अंदर जो प्रभावी लक्षण होता है वो ही क्या आता है, उस पीढ़ी के जो विषम युग्मजी होते हैं उसमें उभर के आता है, और उसी प्रकार के जो F1 PD के पौधे होते हैं वो सभी होते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। प्रभाविता का नियम कहता है कि जब 2 विप्रियासी गुणों वाले, विप्रियासी गुण कौन से हो गए, जैसे कि लंबाई के आधार पे हम देख रहे हैं तो लंबाई के आधार पर विप्रियासी गुण हो गए लंबा और बोना, लंबा और बोना, ये 2 विप्रियासी गुण हो गए। तो 2 विप्रियासी गुणों वाले पौधों का जब संकरण करवाया जाता है तो जो प्रभावी लक्षण होता है
अब प्रभावी लक्षण मैं मान के चल रही हूं कि लंबाई जो है, लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है, तो वो प्रभावी लक्षण क्या होगा, F1PD के अंदर दिखाई देगा और उसी प्रकार के पौधे बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए इसी प्रकार से देखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन करवाया इससे टी, तो सारे के सारे पौधे किस प्रकार के आएंगे, इन दोनों में से ये जो विषम युग्मजी बनेगा तो इसके अंदर प्रभावी लक्षण क्या है, लंबापन, अप्रभावी लक्षण क्या है, पौनापन। तो ये सारे के सारे पौधे जो हैं F1PD यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है, F1 का मतलब है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे पौधे क्या आएंगे, संकर लंबे। अब मैंने संकर शब्द क्यों लिखा, क्योंकि देखिए शुद्ध लंबे तो ये हैं और शुद्ध पौने ये हैं, लेकिन टी और टी मिलकर के लंबे तो हैं लेकिन शुद्ध नहीं है, इसमें पौनेपन का जीन भी उपलब्ध है, पौनेपन का जीन भी उपस्थित है, तो इसलिए इनको बोला जाता है संकर लंबे। तो ये संकर लंबे पौधे होंगे। ये हमारा आता है पहला नियम, प्रभाविता का नियम, जो कहता है कि जब दो विपर्यासी गुणों वाले, दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के अंदर जब संकरण करवाया जाता है तो जो प्रभावी होता है लक्षण, उसी प्रकार के F1PD के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, गुण देखने को मिलते हैं, वो ही निकल के आता है। तो यहाँ पे लंबापन का हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका आता है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी क्या है, एकल लक्षण संकरण पर आधारित है। देखिए ये नियम क्या कहता है कि जब F1PD के विषम युग्मजी, हमने सबसे पहले क्या करवाया, दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के अंदर संकरण करवाया, उस संकरण से अभी अभी हमने देखा था कि F1PD जनरेट हुई थी। वो F1PD जो जनरेट हुई थी, उस F1PD के विषम युग्मजी जो हैं, उनके अंदर जो युग्म विकल्पी हैं वो एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और वो अपने अपने अलग से गुण रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और अच्छे से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले F1PD बनाई थी। F1PD में किस प्रकार के निकल के आए थे हमारे पास में, संकर लंबे। संकर लंबे, तो वो वहां पे मैंने इसको अशुद्ध लंबा भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि शुद्ध रूप से लंबे नहीं है। शुद्ध लंबा क्या होता है, कैपिटल टी, ये होता है शुद्ध लंबा। तो टी और स्मॉल टी, ये क्या हो गया, अशुद्ध लंबा। यहाँ पे भी टी और टी अशुद्ध लंबा। अब F1PD के जो विषम युग्मजी हैं, इनका जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जब इनका संकरण करवाया जाता है, तो विषम युग्मजी में जो युग्मक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। जैसे टी यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे आ गया, जब इसको फर्दर करवाया, इसी प्रकार से ये हो गया।
अब जब इनका क्रॉस होगा, जब इनका संकरण होगा, तो हमें शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और बोना, इस प्रकार की F2PD प्राप्त होगी। यही कहलाता है पृथक्करण का नियम। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं। पृथक्करण का नियम, एक बार मैं फिर इसकी पूरी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों के लिए हूबहू रिपीट कर देती हूं कि F1PD से विषम युग्मजी जो है, युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। F1PD के विषम युग्मजी युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और जो F2PD होती है, F2PD होती है, वो बनाते समय वो अपने जो ओरिजिनल ट्रेट्स हैं उनके साथ में भी दिखेंगे, यानी कि शुद्ध लंबा भी बनाएंगे और शुद्ध कोना भी बनाएंगे। यही है आपका अनुवांशिकी का दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये यहाँ पे क्या हो गया, शुद्ध बन गया, युग्मकों की शुद्धता का नियम और पृथक्करण का नियम। अब देखिए, दो शब्द आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिनोटाइप यानी कि फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है बाह्य प्रतिरूप, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। तो जीनोटाइप होता है, एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप होता है कि उसके अंदर किस प्रकार के जीन्स के युग्म प्रेजेंट है, जेनेटिक लेवल पे उसमें कौन कौन से जीन्स वाले युग्म प्रेजेंट हैं। और फिनोटाइप होता है वो बाहर से कौन कैसा दिख रहा है। अब फिनोटाइप की यदि हम बात करें तो देखिए, एक यहाँ से लंबा, शुद्ध लंबा का मतलब लंबा हो गया, ये भी लंबा, लंबा, अशुद्ध है भले ही लेकिन लंबा है, तो एक तरीके से लंबे कितने हो गए, 3 हो गए। और बोना, बोना 1 है। तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, 3:1 हो गया। इसको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है और समझ में आना ही चाहिए। आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है कि F2PD जो है यहाँ पे, उसके अंदर फिनोटाइप यानी कि बाह्य प्रतिरूप का जो रेशियो है वो किस प्रकार से निकल के आया हमारे पास में, 3 लंबे और 1 बोना। जीनोटाइप मैंने बताया कि जीन्स की युग्मक किस प्रकार से प्रेजेंट है, कौन कौन से टाइप के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए, टी और टी यानी कि कैपिटल टी दोनों शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबा कितना निकल के आया F2PD में, 1 निकल के आया। फिर संकर लंबे यानी कि अशुद्ध लंबे भी बोल सकते हैं और संकर लंबे भी, दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो निकल के आए आपके पास में 2। और स्मॉल टी यानी कि बोने, वो निकल के आए 1। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा F2PD का, यहाँ पे एकल विप्रियासी लक्षण वाला, क्योंकि अभी मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताऊंगी 2 विप्रियासी लक्षणों को एक साथ लेकर के फिर F2PD का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एकल विप्रियासी लक्षणों के, तो आप क्वेश्चन के अंदर ये चीज भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला हुआ है। एकल विप्रियासी लक्षण शब्द लिखा हुआ है या द्विविप्रियासी लक्षण शब्द लिखा हुआ है, किसका जीनोटाइप और किसका फिनोटाइप पूछ रखा है। ये जो हम याद कर रहे हैं 3:1 का फिनोटाइप, ये एकल विप्रियासी लक्षण, एकल कौन सा है, सिर्फ लंबाई, लंबाई में 2 विप्रियासी लक्षण कौन से हो गए, ऊंचा लंबा जिसको बोल सकते हैं हम, दूसरा कोना, यही हुआ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2 लक्षणों वाला, जिसके अंदर रंग भी ले लेंगे हम, लंबाई भी ले लेंगे, या फिर रंग के साथ में हम गोल है या झुर्रीदार है इस प्रकार से ले लेंगे। तो 3:1 और 1:1 ये फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया। नेक्स्ट जो आता है आपका तीसरा नियम आता है मेंडल का, वो आता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट भी इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जब एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले युग्मकों का क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो युग्मजों में से प्रत्येक युग्मक जो होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आप को प्रभावी दिखाता है जहां जहां वो प्रभावी हो सकता है, और उसकी वंशानुगति, मान लीजिए मैं कोई भी दो विपर्यासी लक्षण ले रही हूं, एक लक्षण तो ये हो गया कि रंग पीला या हरा, दूसरा लक्षण हो गया कि गोल या झुर्रीदार, दो लक्षण ले लिए। अब इनमें से मैं ये समझा रही हूं आपको तीसरा नियम, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये कहता है कि एक लक्षण की वंशानुगति, यानी कि एक लक्षण का अगली पीढ़ी में जो ट्रांसमिशन है वो अप्रभावित रहता है दूसरे लक्षण की वंशानुगति से। यानी कि गोल या झुर्रीदार एक लक्षण हो गया, वो रंग के पीले या हरे के जो ट्रांसमिशन होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि रंग पीला या हरा जा रहा है, वो उससे सेपरेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि वो स्वतंत्र होता है। इसीलिए क्या लिखा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, एक हमने क्या लिया, दो लक्षणों वाला पीला और गोलाकार, यानी कि येलो एंड रेड। दूसरा हमने लिया हरा, यदि पीले को कैपिटल वाई से दिखा रहे हैं तो हरे को स्मॉल वाई से, और झुर्रीदार को स्मॉल आर से दिखा। तो यहां से पहली जो पीढ़ी निकल के आएगी, जब अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले वाले में प्रभाविता के नियम में, वहां से क्या निकल के आएगी? ये निकल के आएगा, और यहां से क्या, F1 जनरेशन है। अब इसी F1 जनरेशन के अंदर स्वपरागण करवाया गया। क्या करवाया गया? स्वपरागण करवाया गया, ताकि इसी टाइप के अलग अलग इसी टाइप के पर्टिकुलरली सारे, देखिए स्वपरागण करवाएंगे तो जितने भी इस जनरेशन से अलग अलग प्रकार के जितने भी पौधे प्राप्त हो सकते हैं वो सभी प्राप्त हो जाएं। स्वपरागण से ये होता है। तो हमें 4 प्रकार के मिल गए यहाँ पे, वाई आर, वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई आर, वाई आर, ये इसी प्रकार से ये हो गए। अब जब इनका नेक्स्ट जनरेशन का आपस में ठोस संकरण जब करवाया गया, तो देखिए पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार और पीला गोलाकार, तो यानी कि ये सारे के सारे पीले और गोलाकार मिले हैं, लेकिन जीनोटाइप अलग है। फिनोटाइप सबका सेम है यहाँ पे, लेकिन जीनोटाइप अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पे पीला और झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, हरा गोलाकार, और यहाँ पे देखिए हरा झुर्रीदार। कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक लक्षण ने, चाहे पीला हो चाहे हरा हो, गोलाकार हो चाहे वो झुर्रीदार हो, सभी ने चारों प्रकार के लक्षणों ने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या किया है? दिखाया है। उनका स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचे हैं। यही आपका क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये कौन से पे लागू होता है? ये होता है आपका विलक्षण संकरण पे। यानी कि इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए हमेशा क्या लेना होता है? दो डिफरेंट टाइप के
लक्षणों को लेना होता है। अब हम इसके अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखें तो सबसे पहले फिनोटाइप देखते हैं। देखिए फिनोटाइप के अंदर सबसे पहली चीज क्या मिल रही है हमको, वो मिल रही है पीला और गोल। तो पीले और गोल कितने मिलेंगे, इसमें टोटल काउंट करेंगे तो 9 मिलेंगे। तो पीला और गोल कितने हैं, टोटल 9 हैं। इसी प्रकार से हरा और गोल ये 3 हैं। फिर जैसे कि हरा गोल और हरा गोल ये हो गए तीनों। पीला और गोल है ये 9 हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है पीला और झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार और लास्ट में आता है एक आपका हरा और झुर्रीदार। ये इसका क्या हो गया 9:3:3:1। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि द्विलक्षण संकरण के अंदर फिनोटाइप क्या होता है, ये होता है आपका। और उसकी वजह ये है कि F2PD के अंदर जब इस प्रकार से संकरण करवाया गया तो इस टाइप के इतने प्रकार के आपको भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। सबसे पहले पीला गोल, फिर पीला हरा गोल, पीला झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार। ये 4 टाइप के आपको अलग अलग पौधे प्राप्त होंगे। अब आता है इसका जीनोटाइप। तो उसको आपको याद ही करना है। याद करने का तरीका है वो मैं आपको बता देती हूं। 1 2 2 इसको एक साथ याद करना है। 1 2 2 फिर 4 1 2 2 4 फिर उसके बाद में फिर से 1 2 1 1 2 1 फिर उसके बाद में 2 1। तो किस प्रकार से याद करेंगे 1 2 2 फिर एक आ गया 4 1 2 1 फिर 2 1। ये इसका जीनोटाइप है वो हम यहां से समझ सकते हैं। ये देखिए एक अकेला कैपिटल वाई वाई और आर आर यानी कि शुद्ध रूप से पीला और गोल, शुद्ध रूप से पीला और गोल क्या है एक ही है। इसी प्रकार से जीनोटाइप के अंदर क्या होगा आपको शुद्ध और अशुद्ध के आधार पे, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था एक लक्षण वाले में वही यहाँ पे है। तो आपको ये जो टेबल है उसी में से ये डेटा उठाया गया है, इसको कहीं अलग से नहीं बनाया गया। इसके अंदर किस किस प्रकार के डिफरेंट जीन्स के युग्म हैं उनके आधार पे ये रेशो बना है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव की ओर, जेनेटिक्स के जो हमारा जो चैप्टर है उसमें। और हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडल के जो वंशानुगति के जो नियम है उनका महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लिए लॉज दिए हैं, ये 3 लॉज दिए हैं जो हमने समझे अभी, उनका महत्व क्या है। तो देखिए सजीवों में प्रभाविता के लक्षण पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन जो हैं वो अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हम या कोई अन्य जीव जो है उसके अंदर दोनों प्रकार के जीन्स उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन यदि घातक जीन जो है, घातक कोई चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन जो है यदि वो प्रभावी नहीं है, वो अप्रभावी अवस्था के अंदर है, वो जो अच्छा वाला जीन है उसी प्रकार के गुण के लिए उसका विपर्ययी गुण जो अभी हमने देखा कि प्रभावी होना और अप्रभावी होना। प्रभावी होना का मतलब हो गया व्यक्त होना, उभर के आना, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि टी और टी में से प्रभावी क्या हो रहा है, लंबापन, तो ये हमें दिख रहा है, ये व्यक्त हो रहा है।
तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो घातक जीन है वो अप्रभावी हैं तो अच्छा है। तो इस चीज को भी क्या किया हमने, मेंडल के द्वारा ही समझा कि घातक जो जीन है उनके अप्रभावी या उनकी अनुपस्थिति के अंदर वो प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका प्रयोग क्या हो सकता है, बहुत सारी जो मेडिकल साइंस की जो चीजें हैं उनमें किसी पर्टिकुलर जीन को क्या कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। उसको सप्रेस कर देंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा, और उसको प्रभावी नहीं होगा तो उसकी वजह से होने वाली बीमारी भी नहीं होगी। जैसे कि यदि इन फ्यूचर कोई कैंसर होने की संभावना है, कैंसर होने की संभावना है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन सीक्वेंस है उसको सप्रेस कर दीजिए, वो सप्रेस हो जाएगी तो उसके वजह से वो प्रभावी नहीं हो पाएगी, वो व्यक्त नहीं हो पाएगी तो कैंसर नहीं होगा। ये है इसका इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है मेंडल्स के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना, यानी कि तो जीन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि पहले दिया गया था लेकिन उसकी और अच्छे से पुष्टि हुई कि जो बेसिक इकाई है वो जीन होती है और जीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लक्षण के लिए। हमने पढ़ा था जब जीन की परिभाषा पढ़ी थी जॉनसन के द्वारा कि एक पर्टिकुलर लक्षण को रिप्रेजेंट करने वाला, नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है, जीन। तो उसकी पुष्टि हुई यहाँ पे, यानी कि उसको और ज्यादा प्रमाणिकता मिल गई। पृथक्करण के नियम, पृथक्करण का नियम हमने पढ़ा कि टी और टी जो है ये अलग अलग होकर के अपना प्रभाव दिखाएंगे कि नियम से दो युग्म विकल्पी होते हैं और ये विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, यानी कि मेंडल के नियम के आधार पे हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते जा रहे हैं तो नेक्स्ट जो संतति होगी उसमें किस किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं आसानी से। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति में लाया जा सकता है, यानी कि बहुत ही क्रांतिकारी विचार। ये क्रांतिकारी विचार शब्द मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि मेंडल ने एक प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार से जो जीन होता है वो प्रभावी होता है, वो व्यक्त कर देता है और दूसरे जीन को सप्रेस कर देता है। तो इससे क्या होगा कि जो अनुपयोगी लक्षणों को हटा देंगे, हटा देने का सेंस क्या है यहाँ पे, सप्रेस कर देना। अनुपयोगी लक्षण है उनको सप्रेस कर दो, उपयोगी लक्षणों को प्रभावी बनाते चले जाओ। क्यों? ये जेनेटिक्स के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज के दिन की साइंस इस अवस्था में पहुंच गई है, इस अवस्था तक पहुंचा जा चुका है। तो अगर ये किया जाए कि अनुपयोगी लक्षणों को हटा दिया जाए और उपयोगी को उभारा जाए, प्रभावी किया जाए, तो देखिए कितनी उन्नत प्रकार की, कितनी इवोल्ड, इवोल्यूशन में भी बहुत आगे, नेचुरल इवोल्यूशन से भी आगे क्या हो जाएगी, इवोल्ड प्रजाति बनाई जा सकती है। तो वही बात इसमें कहा कि एक साथ एक ही जाति में सारे अच्छे गुणों को समाहित किया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। ऐसी सारी जो फसलें हैं जहां पे मान लीजिए कि किसी पौधे को लंबा होना चाहिए जिस फसल में, तो वहां पे मेंडल के प्रयोगों के आधार पे लंबेपन के गुण को प्रभावी बना दिया तो और लंबी फसलें हो जाएंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो पर्टिकुलर जो ऐसे जीन्स हैं जिनकी वजह से फसल में रोग होने की संभावना होती है उनको सप्रेस कर दिया, दूसरे जो गुण हैं उनको प्रभावी बना दिया। साइंस से इस प्रकार के जो जेनेटिक्स, जो हमारी जो साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये सब किया जा रहा है। इसी से नई नई उन्नत किस्म की जो फसलें हैं दिन ब दिन तैयार की जा रही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भी और अधिक उन्नत किस्म की भी। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननीकी, यानी कि यूजेनिक्स जो है वो भी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। यानी कि यूजेनिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं, यूजेनिक्स में क्या होता है, मानव की जो जाति है, यानी कि ह्यूमन स्पीसीज है, आप और हमारे अंदर नेक्स्ट क्या इवोल्यूशन हो सकता है, कौन कौन से हमारी जो जीन सीक्वेंस है, हमारा जो डीएनए है, उसके अंदर कौन कौन से जीन्स को प्रभावी बना करके और उन्नत प्रजाति बनाई जा सकती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो उससे संबंधित जो विज्ञान की शाखा यूजेनिक्स है
उसका तो पूरा आधार भी हम क्या बना देंगे, फिर मेंडल को ही मान सकते हैं, मेंडल के ही नियमों को मान सकते हैं। तो आज की क्लास में यही है हमारा, हमने पूरा डिटेल में जेनेटिक्स, मेंडलवाद और मेंडल के नियमों को पढ़ा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं नई क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।